रात के उस ऑपरेशन की गूंज पटना से दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। विक्रांत ओझा की एजेंसी ने आधिकारिक रिपोर्ट भेजी थी। नेपाल बॉर्डर के करीब एक बड़ी ड्रग्स की खेप पकड़ी गई, 3 ट्रक जब्त, कई गिरफ्तारियां। रिपोर्ट में कहीं भी कौटिल्य सेल का नाम नहीं था, जैसा तय हुआ था। पर एक बात रिपोर्ट में साफ लिखी गई थी, जिसे विक्रांत खुद भी अनदेखा नहीं कर सका, कि यह नेटवर्क अपना पूरा ऑपरेशन नेपाल के भीतर काठमांडू के नजदीक शिफ्ट करने की तैयारी में था। बोरिंग रोड के उस गुप्त दफ्तर में मीरा और अभय अभी भी पिछली रात की थकान से उबर ही रहे थे कि विक्रांत का फोन आया। आवाज में एक ऐसी सख्ती थी जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। मीरा जी, उसने कहा, मुझे अभी दिल्ली बुलाया गया है, आज दोपहर की फ्लाइट से। ऊपर से किसी ने इस केस में बहुत गहरी दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी है और यह दिलचस्पी अच्छी नहीं लग रही मुझे। क्या हुआ? मीरा ने पूछा। उनकी आवाज में तुरंत सतर्कता आ गई। मुझे पूरी बात फोन पर नहीं बता सकता, विक्रांत ने कहा, पर इतना बता दूं, जो रिपोर्ट मैंने भेजी थी वह किसी बहुत ऊंची जगह तक पहुंच गई है, बहुत तेजी से, और मुझे व्यक्तिगत रूप से बुलाया गया है इसे समझाने के लिए। जिस तरह से यह हुआ वह सामान्य नहीं है मीरा जी। आमतौर पर इतनी बड़ी ड्रग्स बरामदगी पर तारीफ मिलती है, प्रमोशन की बात होती है। मुझे जो टोन में बुलाया गया है उसमें तारीफ नहीं, चेतावनी है। फोन कटने के बाद मीरा कुछ देर के लिए चुप बैठी रही। उनकी उंगलियां मेज पर धीरे धीरे थपथपाती रहीं। अभय ने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में वह पुरानी थकी हुई पहचान थी जो उसने पहले भी कई बार देखी थी। ये वैसा ही है ना? उसने धीरे से कहा, जैसा दुबे साहब के साथ हुआ था, जैसा आपके साथ आदित्य के केस में हुआ था। जब भी सच बहुत करीब आता है, कोई ऊपर से हाथ उसे दबाने के लिए बढ़ जाता है। हाँ, मीरा ने कहा, उनकी आवाज में एक ठंडी थकी हुई सच्चाई। और यह पैटर्न, अभय जी, यही सबसे डरावनी बात है। इतने सालों में, इतने अलग अलग मामलों में यह पैटर्न कभी नहीं टूटा। हर बार जब कोई इस नेटवर्क के बहुत करीब पहुंचता है, कोई ना कोई ऊपर से आवाज उठती है और वह आवाज हमेशा एक जैसी होती है, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, यह तुम्हारे बस की बात नहीं। दफ्तर के दूसरे कोने में राजू अपने भाई सोनू के साथ बैठा था, जो पिछली रात से यहीं था। अभी भी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। सोनू का चेहरा अब कुछ हद तक शांत लग रहा था, हालांकि उसकी आंखों में अब भी वह डर बाकी था जो शायद इतनी जल्दी नहीं जाने वाला। भैया, सोनू ने कहा, अपनी चाय के कप को दोनों हाथों से पकड़े हुए, अब मेरा क्या होगा? अगर उन लोगों को पता चल गया कि मैं भाग गया तो? तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा उनके पास वापस, राजू ने कहा, अपने भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए, अपनी आवाज में एक भरोसा भरते हुए जो शायद उसके भीतर भी पूरी तरह मौजूद नहीं था। मैडम ने कहा है, तुम्हें एक नई जगह भेजा जाएगा, एक नए नाम के साथ, जहां कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। मां को भी वहीं बुला लेंगे, धीरे धीरे, सुरक्षित तरीके से। सोनू ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दे भैया, मैंने तुझे इतनी परेशानी में डाल दिया। चुप कर, राजू ने कहा, हल्की सी मुस्कान के साथ, अपने भाई को गले लगाते हुए। तू सुरक्षित है, बस यही मायने रखता है। अभय, जो कुछ दूर से यह देख रहा था, अपने भीतर एक अजीब सी गर्माहट महसूस कर रहा था। इस सारी अंधेरी, थकाने वाली लड़ाई के बीच यह एक छोटा सा पल था जो याद दिलाता था कि आखिर वे किसके लिए लड़ रहे थे। समझ की। दोपहर होते होते मीरा ने टीम को इकट्ठा किया। उनकी आवाज में एक नई, ठोस गंभीरता थी। हमें एक बात समझनी होगी, उन्होंने कहा। अगर विक्रांत जी को दिल्ली बुलाया गया है, तो इसका मतलब है कि हमारी जांच अब सिर्फ बिहार की सीमाओं के भीतर की बात नहीं रही। जैसे ही यह नेपाल तक पहुंची, यह मामला कूटनीतिक बन गया, राजनीतिक बन गया, और जहां राजनीति आती है वहां सच सबसे पहले कुर्बान होता है। तो क्या हम रुक जाए? राजू ने पूछा, जो अब सोनू को सुरक्षित छोड़कर वापस टीम के साथ बैठा था। नहीं, मीरा ने कहा दृढ़ता से, हम रुकेंगे नहीं, पर हमें अब और भी सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर ऊपर से दबाव है तो हो सकता है विक्रांत जी को हमसे सहयोग बंद करने का हुक्म मिले। हमें उनकी मदद के बिना भी आगे बढ़ने की तैयारी रखनी होगी। अभय ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से कहा, अपनी आवाज में एक नई उलझन के साथ, मीरा जी, एक बात मुझे परेशान कर रही है। बच्चू सिंह ने कहा था कि वह और बताएगा अगर मैं अकेले वापस जाऊं।
शायद अब वक्त आ गया है कि मैं फिर से उससे मिलूं, इससे पहले कि नेटवर्क पूरी तरह नेपाल शिफ्ट हो जाए और वह हमारी पहुंच से बाहर निकल जाए। मीरा की भौहें सिकुड़ गईं, चिंता से भरी हुई। ये जोखिम भरा है, खासकर अब जब उसका नेटवर्क बुरी तरह से टूट चुका है। सूत्रधार शायद बच्चू सिंह से नाराज भी होगा इस नुकसान के लिए। वह खुद कितना सुरक्षित है, यह भी अब सवाल है। यही वजह है कि मुझे जल्दी जाना चाहिए, अभय ने कहा। अगर बच्चू सिंह डरा हुआ है, अगर वह खतरे में है, तो शायद वह अब पहले से ज्यादा बोलने को तैयार हो। शाम ढलते ढलते अभय अकेले बढ़िया रोड की तरफ निकल पड़ा, इस बार बिना किसी माइक्रोफोन के, बिल्कुल जैसा बच्चू सिंह ने कहा था। मीरा और राजू हमेशा की तरह दूर के पेट्रोल पंप पर इंतजार करते रहे। हालांकि इस बार मीरा का चेहरा पहले से कहीं ज्यादा चिंतित था। मिल का गेट, जो पहले हमेशा सतर्क पर व्यवस्थित रहता था, आज कुछ अलग दिख रहा था। गार्डों की तादाद कम थी और जो थे उनके चेहरों पर एक अजीब सी बेचैनी साफ झलक रही थी। अभय को अंदर जाने में पहले जैसी कड़ी तलाशी का सामना नहीं करना पड़ा, जैसे कोई पूरा सिस्टम अचानक ढीला पड़ गया हो। बच्चू सिंह के दफ्तर में पहुंचते ही अभय ने देखा कि वह आदमी, जो पहले हमेशा एक भारी रौबदार आत्मविश्वास से भरा रहता था, आज पूरी तरह बदला हुआ लग रहा था। उसकी मूछें अस्त व्यस्त थीं, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसके हाथ, जो पहले हमेशा स्थिर रहते थे, आज हल्के से कांप रहे थे। आ गए, बच्चू सिंह ने कहा, अपनी आवाज में एक थकी हुई, टूटी हुई कड़वाहट के साथ। बैठो दरोगा साहब, शायद यह हमारी आखिरी मुलाकात हो। क्या हुआ? अभय ने पूछा, बैठते हुए उसकी आवाज में सतर्कता। बच्चू सिंह ने गहरी कांपती सांस ली, अपने हाथों को मेज पर टिकाते हुए, जैसे वह अपने आप को स्थिर रखने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हें पता है कल रात क्या हुआ दरोगा साहब? 3 ट्रक सब पकड़े गए, एक बड़ी खेप बर्बाद हो गई, और आज सुबह मुझे एक फोन आया। उसकी आवाज कांपने लगी। वही फोन, वही आवाज जिससे मैं हमेशा डरता था। इस बार उसमें कोई गुस्सा नहीं था, कोई चीख पुकार नहीं, बस एक बहुत ठंडी, बहुत शांत बात। तुमने अपनी उपयोगिता खो दी है बच्चू। ऐसे लोगों का हमारे पास कोई इस्तेमाल नहीं, जो नुकसान के अलावा कुछ नहीं देते। अभय का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह धमकी थी? यह धमकी नहीं थी, बच्चू सिंह ने कहा, अपनी आंखों में एक गहरी, असली दहशत के साथ। यह एक फैसला था जो पहले ही लिया जा चुका था। मुझे पता है दरोगा साहब, इस दुनिया में जब कोई कहता है तुमने अपनी उपयोगिता खो दी है, तो इसका मतलब सिर्फ एक चीज होता है। एक भारी खामोशी कमरे में फैल गई। अभय ने उस आदमी को देखा जो कभी उसका सबसे बड़ा दुश्मन लगता था, और आज उसकी आंखों में सिर्फ एक डरा हुआ, फंसा हुआ इंसान दिख रहा था। तुम भाग क्यों नहीं जाते? अभय ने पूछा, अपनी आवाज में एक अनचाही हमदर्दी के साथ। बच्चू सिंह ने एक कड़वी, टूटी हुई हंसी हंसी। भागूं? कहां दरोगा साहब? इस आदमी की पहुंच हर जगह है, हर शहर में, शायद हर देश में। अगर मैं भागा तो वह सिर्फ मुझे नहीं ढूंढेगा, वह मेरे परिवार को ढूंढेगा, मेरे बच्चों को, यह दिखाने के लिए कि भागने का कोई फायदा नहीं। तो फिर तुम मुझे यह सब क्यों बता रहे हो? अभय ने पूछा। बच्चू सिंह ने अपनी दराज खोली, एक छोटी पुरानी डायरी निकाली, बहुत घिसी हुई, कोनों से फटी हुई। क्योंकि अगर मैं मरने वाला हूं दरोगा साहब, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम कोई एक चीज सही हो, कम से कम एक बार इस पूरी जिंदगी में जो मैंने गलत तरीके से जी है। उसने वह डायरी अभय की तरफ बढ़ाई। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। ये मेरे पास सालों से है। इसमें हर वह लेन देन दर्ज है जो मैंने कभी किया, हर वह नाम जिससे मैं मिला, हर वह जगह जहां माल गया। मुझे लगा था ये मेरा बीमा है। अगर कभी उन्होंने मुझे धोखा दिया तो मैं इसे इस्तेमाल करूंगा। अब लगता है यह किसी और के काम आएगा, मेरे लिए नहीं। अभय ने कांपते हाथों से वह डायरी ली। उसके पन्नों को तेजी से पलटते हुए नाम, तारीखें, रकमें, कोड, सब कुछ बहुत सलीके से दर्ज। यह बहुत बड़ा सबूत है, उसने कहा। उसकी आवाज में विश्वास नहीं हो रहा था। इस्तेमाल करो इसे अच्छे से, बच्चू सिंह ने कहा, अपनी आंखों में आखिरी बार एक अजीब सी शांति के साथ। और अगर मुमकिन हो दरोगा साहब, तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना। वे इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते। वे बस मासूम बच्चे हैं जिनका बाप गलत रास्ते पर चला गया। अभय कुछ कहने ही वाला था कि तभी कमरे के बाहर से एक अजीब सी हलचल की आवाज आई, तेज कदमों की, चीखने चिल्लाने की, और फिर एक गोली की आवाज।
इतनी करीब से कि दोनों चौंक गए। बच्चू सिंह का चेहरा एक झटके में सफेद पड़ गया। वे आ गए, उसने कहा, अपनी आवाज में एक ठंडी स्वीकृति भरी दहशत के साथ। जल्दी करो दरोगा साहब, पीछे के रास्ते से निकल जाओ। अभी तुम्हारा क्या? अभय ने पूछा, उठते हुए, वह डायरी अपनी जेब में कसकर रखते हुए। मेरा वक्त हो चुका है, बच्चू सिंह ने कहा, अपने दराज से एक पुरानी पिस्तौल निकालते हुए। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति उतर आई थी। पर तुम्हारा नहीं, जाओ अभी। अभय ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई, फिर उस पिछले दरवाजे की तरफ भागा जिसे बच्चू सिंह ने इशारा किया था। अपने पीछे और गोलियों की आवाजें, चीखें, अफरा तफरी सुनते हुए बाहर निकलते ही वह अंधेरे में भागा, अपनी सांसें भारी होते हुए, अपने फोन से मीरा को कॉल करते हुए। मीरा जी, गाड़ी लेकर आइए, अभी, पिछली तरफ से। कुछ मिनट बाद जब मीरा और राजू की गाड़ी उस तक पहुंची, अभय कांपते हुए अंदर बैठा। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं। क्या हुआ? मीरा ने पूछा, गाड़ी तेजी से वहां से दूर ले जाते हुए। बच्चू सिंह, अभय ने कहा, अपनी आवाज कांपती हुई। उसे मारने आए थे, सूत्रधार के आदमी। उसने मुझे यह दिया। उसने वह डायरी निकाली, मीरा को दिखाते हुए, और फिर उसने मुझे भागने को कहा। खुद वहीं रुका रहा। मीरा ने उस डायरी को हाथ में लिया। उसके कुछ पन्ने पलटते हुए उनकी आंखें तेजी से चौड़ी होती गईं। ये बहुत बड़ी बात है अभय जी। अगर यह सच है, यह सब असली है, तो हमारे पास अब सिर्फ शक नहीं, ठोस सबूत हैं। पर बच्चू सिंह, अभय ने कहा, उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द। वह वहीं रह गया, अपनी मौत का इंतजार करते हुए। गाड़ी में एक भारी खामोशी छा गई। कुछ देर बाद राजू का फोन बजा, एक अनजान नंबर से, जो अचानक स्पीकर पर आ गया क्योंकि राजू का हाथ गलती से बटन पर दब गया। फोन के दूसरी तरफ से एक बहुत घबराई हुई, टूटी हुई आवाज आई, किसी मजदूर जैसी। भाई साहब, मैं मिल में काम करता हूं। बच्चू सिंह जी ने कहा था अगर कुछ हो जाए तो आपको खबर कर दूं। यह नंबर उन्होंने दिया था मुझे। क्या हुआ? राजू ने पूछा, अपनी आवाज कांपती हुई। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल की सिसकती हुई खामोशी रही। फिर वह आवाज फिर से आई, टूटी हुई, दुखी। बच्चू सिंह जी, वो नहीं रहे। उन्होंने बहुत लड़ाई की, अकेले, पर वो लोग बहुत थे, हथियारों से लैस। गाड़ी में एक ठंडी भारी खामोशी छा गई। अभय ने अपनी आंखें बंद की, उस आदमी को याद करते हुए जो कभी उसका दुश्मन था और आखिरी पलों में शायद एक टूटा हुआ, पछताता हुआ इंसान बन गया था। उन्होंने कुछ और कहा था। वह आवाज फिर से बोली, अब और भी धीमी। मरने से पहले उन्होंने चिल्लाकर कहा था ताकि सब सुन सकें। सूत्रधार को बताना, बच्चू सिंह डरता नहीं है अब। वो डायरी उसके पास पहुंच चुकी है जिसे पहुंचनी थी। अब देख लेना कौन असली डरा हुआ है। फोन कट गया। गाड़ी में सन्नाटा छाया रहा, हर कोई अपनी अपनी सोच में डूबा हुआ। मीरा ने आखिर धीरे से कहा, उनकी आवाज में एक गहरी, थकी हुई भावना। उसने अपनी आखिरी सांस तक आखिरी बार कुछ सही करने की कोशिश की। यह किसी भी आदमी के लिए, चाहे उसने पहले कितनी भी गलतियां की हों, एक बहुत बड़ी बात है। अभय ने वह डायरी फिर से खोली, उसके पन्नों को ध्यान से देखते हुए, अपने भीतर के दुख और गुस्से को एक तरफ रखते हुए, अपने पुराने दरोगा वाले दिमाग को वापस काम पर लगाते हुए। यहां बहुत कुछ है, उसने कहा, नाम, तारीखें, रकमें, पर एक चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है। उसने एक पन्ने को उंगली से इशारा किया। यह नाम बार बार दोहराया गया है, हर बड़े लेन देन के साथ। आर के भूषण। मीरा ने वह नाम पढ़ा। उनका चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया, जैसे यह नाम उन्होंने कहीं पहले सुना हो। यह नाम, उन्होंने धीरे से कहा, अभय जी, यह एक बहुत बड़े नेता का नाम है। राज्य सरकार में एक मंत्री, बहुत ताकतवर, बहुत सम्मानित। अगर यह सच में उसी आदमी की बात कर रहा है, तो हम सिर्फ एक तस्करी नेटवर्क या एक भगोड़े इंटेलिजेंस अफसर से नहीं लड़ रहे। अभय ने वाक्य पूरा किया, उसकी आवाज में एक ठंडी भारी सच्चाई। हम एक ऐसे तंत्र से लड़ रहे हैं जो राज्य की सबसे ऊंची कुर्सियों तक फैला हुआ है। गाड़ी अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ती रही और उस रात पहली बार टीम को यह पूरी तरह समझ आया कि जिस लड़ाई में वे कूद पड़े थे, वह सिर्फ एक चावल मिल के मालिक की या एक भगोड़े जासूस की लड़ाई नहीं थी। ये उस पूरे तंत्र की लड़ाई थी जो शायद उनकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा खतरनाक था।
तभी मीरा का अपना फोन बजा। विक्रांत का नंबर। उन्होंने फोन उठाया। उनकी आवाज में एक नई सतर्कता। विक्रांत जी, दिल्ली में क्या हुआ? फोन के दूसरी तरफ विक्रांत की आवाज आई, थकी हुई, तनाव से भरी। मीरा जी, मुझे साफ शब्दों में कहा गया है, इस केस से हाथ खींच लो। नेपाल वाला एंगल वह अब मेरी एजेंसी की पहुंच से बाहर घोषित कर दिया गया है, कूटनीतिक संवेदनशीलता के नाम पर। और मुझे यह भी बताया गया कि अगर मैंने किसी ऑफ बुक यूनिट के साथ काम जारी रखा तो मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। तो आप हट रहे हैं? मीरा ने पूछा। उनकी आवाज में एक दबा हुआ गुस्सा। एक लंबी भारी खामोशी छाई। फिर विक्रांत की आवाज आई, इस बार धीमी पर दृढ़। मीरा जी, मैं अपनी नौकरी बचाना चाहता हूं, यह सच है, पर मैं यह भी जानता हूं कि जो कुछ भी हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है उसे नजरअंदाज करना अपने जमीर को बेचना है। मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए, यह समझने के लिए कि मैं कितना जोखिम उठा सकता हूं। तब तक आधिकारिक तौर पर मेरी एजेंसी अब इस केस में आपकी मदद नहीं कर सकती। फोन कटने के बाद गाड़ी में एक नई भारी खामोशी छा गई। मीरा ने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद करते हुए। अब हम अकेले हैं, उन्होंने कहा। कोई आधिकारिक मदद नहीं, कोई सरकारी सहयोग नहीं, सिर्फ हम और ये डायरी और एक नाम जो शायद हमें राज्य की सबसे खतरनाक लड़ाई में धकेल दे। अभय ने उस डायरी को कसकर पकड़ा, अपनी नजरें खिड़की के बाहर अंधेरी सड़क पर टिकाए हुए। उसके दिमाग में बच्चू सिंह की आखिरी बातें गूंजती रहीं और साथ ही वह नया नाम R.K. भूषण, जो शायद अब उनकी लड़ाई का अगला सबसे खतरनाक मोर्चा बनने वाला था। मीरा जी, अभय ने आखिर कहा, अपनी आवाज में एक नई ठोस दृढ़ता के साथ, अगर यह नाम सच में उतना बड़ा है जितना आप कह रही हैं, तो हमें बहुत सावधानी से, बहुत चुपचाप आगे बढ़ना होगा। एक गलत कदम और यह पूरा तंत्र हमें भी बच्चू सिंह की तरह मिटा देगा। मीरा ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में एक नई ठंडी दृढ़ता के साथ एक गहरा डर भी मिला हुआ था। हम सावधान रहेंगे, उन्होंने कहा, पर हम रुकेंगे नहीं। बच्चू सिंह ने अपनी जान देकर हमें यह डायरी दी, अभय जी। अगर हम अब रुक गए तो उसकी मौत बेमानी हो जाएगी। गाड़ी पटना की तरफ बढ़ती रही। रात गहराती गई और हर कोई अपने अपने ख्यालों में डूबा रहा। राजू अपने भाई की नई जिंदगी की चिंता में, मीरा अपने पुराने दोस्त के धोखे और अब इस नए खतरनाक नाम के बोझ में, और अभय उस डायरी को कसकर पकड़े, ये जानते हुए कि वे अब एक ऐसी दुनिया में कदम रख चुके थे जहां से वापसी का कोई आसान रास्ता नहीं बचा था। गाड़ी बोरिंग रोड के पास पहुंची ही थी कि राजू का फोन एक बार फिर बजा। इस बार एक जाना पहचाना नंबर, सोनू का। राजू ने जल्दी से फोन उठाया। हां सोनू, क्या हुआ? फोन के दूसरी तरफ से सोनू की आवाज आई, इतनी घबराई हुई कि राजू का चेहरा एक झटके में सफेद पड़ गया। भैया, सोनू बोल रहा था, अपनी सांसें रोकते हुए, जिस सुरक्षित घर में मुझे रखा गया था ना, अभी कुछ अजनबी लोग आए हैं बाहर, वही लोग जिन्हें मैंने मिल में देखा था। भैया, उन्हें पता चल गया है मैं यहां हूं। राजू का चेहरा फोन पर सोनू की घबराई हुई आवाज सुनते ही पूरी तरह सफेद पड़ गया। उसका हाथ इतना कांपने लगा कि फोन लगभग गिर गया। कहां हैं वो लोग? उसने पूछा, अपनी आवाज को काबू में रखने की नाकाम कोशिश करते हुए। कितने हैं? क्या कर रहे हैं? बाहर गली में खड़े हैं। सोनू की आवाज फोन पर कांप रही थी। 2 बाइक हैं, 4 आदमी। वो घर की तरफ ही देख रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं आपस में। मैं खिड़की से देख रहा हूं, अभी अंदर घुसे नहीं हैं, पीछे का रास्ता है, अभय ने बीच में पूछा। गाड़ी को तुरंत मोड़ते हुए उसकी आवाज में एक ठंडी तेज सतर्कता थी जो हर संकट में उसका सबसे बड़ा हथियार बनती थी। राजू ने यह सवाल दोहराया फोन पर और सोनू का जवाब आया, हां है, पर उधर एक कुत्ता बंधा है, अगर वो भौंका तो। कोई बात नहीं, अभय ने कहा, सोनू से कहो अभी। इसी वक्त पीछे के दरवाजे से निकले, बहुत धीरे से, और सीधे उस पुराने कुएं की तरफ जाए जो घर से 100 मीटर दूर है। मुझे मीरा जी ने बताया था वहां का नक्शा। वहां एक टूटी हुई दीवार है जिससे खेतों में निकला जा सकता है। राजू ने यह पूरी बात सोनू को दोहराई, अपनी आवाज में जितनी स्थिरता ला सकता था लाते हुए। सोनू, सुन मेरी बात, बिल्कुल शांति से। पीछे के दरवाजे से निकल,
कुत्ते के पास से जितनी धीमी हो सके उतनी धीमी चाल से गुजर, फिर सीधा कुएं की तरफ भाग। वहां टूटी दीवार है, उससे निकलकर खेतों में छुप जा। हम आ रहे हैं, बस थोड़ी देर। फोन के दूसरी तरफ से सोनू की भारी डरी हुई सांसें सुनाई देती रहीं। फिर एक हल्की सी चरचराहट, दरवाजा खुलने की आवाज और उसके बाद कुछ पल की भयानक खामोशी। सोनू? राजू ने फुसफुसाते हुए पूछा। सोनू, बोल कुछ। मैं बाहर आ गया भैया। सोनू की आवाज बहुत धीमी, कांपती हुई फुसफुसाहट में आई। कुत्ता नहीं भौंका, शुक्र है। अब कुएं की तरफ जा रहा हूं। गाड़ी अब तेज रफ्तार से उस दिशा में भाग रही थी, मीरा स्टीयरिंग पर। उनकी आंखें सड़क पर सख्ती से टिकी हुई, जबकि अभय अपने दूसरे फोन से मीरा के एक पुराने संपर्क को कॉल कर रहा था जो उस इलाके के पास रहता था, यह पूछने के लिए कि क्या वह तुरंत मदद पहुंचा सकता है। मैडम, राजू ने कहा, फोन को कान से लगाए हुए। उसकी आवाज में एक नई दहशत। ये लोग वहां कैसे पहुंचे? हमने तो बहुत सावधानी बरती थी। वो जगह किसी को पता नहीं थी, सिर्फ हम 4 जानते थे। अभी इस सवाल का वक्त नहीं है, मीरा ने कहा, गाड़ी की रफ्तार और बढ़ाते हुए। पहले सोनू को सुरक्षित निकालो, बाकी बाद में सोचेंगे। कोई 15 मिनट बाद, जो राजू को 15 घंटों जितने लंबे लगे, गाड़ी उस इलाके के करीब पहुंची। दूर से, बिना हेडलाइट के, खेतों के किनारे से आगे बढ़ते हुए। अभय ने खिड़की से बाहर झांका, अंधेरे में उस टूटी हुई दीवार को ढूंढते हुए जिसका उसने खुद जिक्र किया था। वहां! राजू ने अचानक चिल्लाया, एक परछाई की तरफ इशारा करते हुए जो खेतों में दुबकी हुई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। गाड़ी रुकी और राजू दरवाजा खोलकर बाहर भागा, अपने भाई की तरफ, अंधेरे में लगभग गिरते पड़ते हुए। सोनू भी दौड़कर उससे मिला। दोनों भाई एक दूसरे से कसकर लिपट गए। राजू की आंखों से आंसू बह निकले, राहत और डर दोनों एक साथ बाहर आते हुए। जल्दी गाड़ी में बैठो, अभय ने कहा। पास की हर आहट पर कान लगाए हुए, यहां से निकलना है अभी। गाड़ी में बैठते ही मीरा ने रफ्तार पकड़ी, अंधेरी सड़कों से गुजरते हुए एक सुरक्षित दिशा की तरफ, जबकि पीछे दूर वह घर जहां सोनू छुपा हुआ था अभी भी उन 4 अजनबी आदमियों की नजरों में था, जो शायद अभी तक यह भी नहीं जान पाए थे कि उनका शिकार उनकी नाक के नीचे से निकल चुका था। अब बताओ, मीरा ने कुछ देर बाद, जब गाड़ी सुरक्षित दूरी पर पहुंच चुकी थी, कहा, अपनी आवाज में एक ठोस गंभीरता के साथ। उन्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? यह सुरक्षित घर मैंने खुद चुना था, बहुत सोच समझकर, बहुत गुप्त रूप से। राजू ने अपने भाई को कसकर पकड़े हुए अपनी आवाज में एक भारी उलझन के साथ कहा, मैडम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने कभी फोन पर उस जगह का पता नहीं बोला, सब कुछ आमने सामने तय हुआ था। अभय कुछ देर चुप रहा, उसका दिमाग तेजी से हर संभावना को तौल रहा था। फिर उसकी आंखों में कुछ चमका, एक ठंडा, परेशान करने वाला ख्याल। राजू, उसने कहा, पिछली रात से आज तक तुमने सोनू को कितनी बार फोन किया? राजू ने कुछ पल सोचा, अपनी याददाश्त पर जोर देते हुए। शायद 4-5 बार, यह देखने के लिए कि वह ठीक है या नहीं। उसी फोन से जिससे तुमने पहले भी उससे बात की थी, गोदाम वाले दिनों में? अभय ने पूछा, उसकी आवाज में एक बढ़ती हुई सतर्कता। राजू का चेहरा एक झटके में समझ से भर गया, फिर उतनी ही तेजी से डर से। हां भाई, वही नंबर। मैंने सोचा था अब कोई खतरा नहीं है, इसलिए। उसकी आवाज टूट गई। भगवान, अगर उन्होंने मेरा नंबर ट्रैक किया मोबाइल टावर की लोकेशन से, तो उन्हें पता चल गया कि तुम किस इलाके में बात कर रहे थे। बार बार मीरा ने वाक्य पूरा किया, उनकी आवाज में एक थकी हुई, कड़वी समझ के साथ। अगर उनके पास टेलीकॉम में कोई संपर्क है जो हमारे इस पूरे नेटवर्क को देखते हुए बहुत मुमकिन है, तो वे आसानी से यह पता लगा सकते थे कि तुम्हारा फोन किन टावरों से कनेक्ट हो रहा है और उस इलाके को छोटा करते करते इस घर तक पहुंच सकते थे। राजू का सिर झुक गया, उसकी आंखों में एक गहरा अपराध बोध उतर आया। यह मेरी गलती है, उसने कहा, आवाज कांपती हुई। मेरी वजह से सोनू फिर से खतरे में पड़ा। नहीं, अभय ने कहा, अपना हाथ राजू के कंधे पर रखते हुए। यह किसी की गलती नहीं राजू, यह हम सबके लिए एक सबक है। इस दुनिया में जहां हम लड़ रहे हैं, कोई भी पुरानी आदत, कोई भी छोटी सी लापरवाही बहुत बड़ी कीमत मांग सकती है। अब से हम सब कुछ बदल देंगे, फोन, नंबर,
हर तरीका जिससे हम बात करते हैं। मीरा ने सिर हिलाया, अपनी आवाज में एक नई सख्त प्रोटोकॉल की भावना लाते हुए। आज रात से कोई भी पुराना फोन इस्तेमाल नहीं होगा। हम सब नए बर्नर फोन लेंगे, हर हफ्ते बदलेंगे। और सोनू, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, जो अब भी कांप रहा था, अपने भाई से चिपका हुआ। तुम्हें अब एक बिल्कुल नई जगह जाना होगा, इस बार बहुत दूर, जहां इस पूरे इलाके से कोई संबंध ना हो। रात के गहराते हुए टीम एक और सुरक्षित जगह की तलाश में निकली। इस बार पटना से बहुत दूर, एक छोटे से कस्बे में, जहां मीरा के एक बहुत पुराने, बहुत भरोसेमंद रिश्तेदार रहते थे, जिनका इस पूरी दुनिया से कोई नाता नहीं था। सोनू को वहां छोड़ने के बाद टीम वापस पटना की तरफ लौटी। हर कोई थका हुआ, पर राहत से भरा हुआ कि आज रात एक और जान बच गई थी। बोरिंग रोड के गुप्त दफ्तर में वापस पहुंचते ही मीरा ने वह डायरी फिर से निकाली जो बच्चू सिंह ने अपनी आखिरी सांसों से पहले अभय को दी थी। उसके पन्नों को एक एक करके स्कैन करना शुरू किया, हर एंट्री को ध्यान से पढ़ते हुए। यह डायरी, मीरा ने कहा, अपनी आंखों को थकान से मलते हुए, एक खजाना है अभय जी। यहां सिर्फ आर के भूषण का नाम नहीं है, यहां कई और नाम है, कई और लेन देन। लगता है बच्चू सिंह ने बरसों तक बहुत सावधानी से हर चीज का हिसाब रखा, शायद यह जानते हुए कि एक दिन यह उसकी सुरक्षा का या उसकी बदले की आखिरी उम्मीद बनेगी। अभय ने डायरी के पन्नों को देखा। कुछ जगहों पर बहुत बारीक हैंडराइटिंग में लिखे गए कोड, तारीखें, रकमें, यह सब कुछ अदालत में कैसे इस्तेमाल होगा? उसने पूछा। यह सिर्फ एक आदमी की डायरी है, कोई भी वकील इसे चुनौती दे सकता है, कह सकता है यह मनगढ़ंत है। अकेले यह डायरी काफी नहीं होगी, मीरा ने माना, पर यह हमें दिशा देती है, हमें बताती है कहां देखना है, किन बैंक खातों को ट्रैक करना है, किन लोगों से पूछताछ करनी है। अगर हम इसे सही सबूतों के साथ जोड़ पाए, बैंक रिकॉर्ड्स, कॉल डिटेल्स, तो यह एक बहुत मजबूत केस बना सकती है। राजू, जो अपने भाई को सुरक्षित छोड़कर लौटा था, अभी भी कुछ हद तक सहमा हुआ था, पर उसने अपने आप को संभालते हुए फिर से अपने कंप्यूटर के सामने बैठ गया। मैडम, उसने कहा, मैं आर के भूषण के बारे में जितनी जानकारी मिल सकती है ऑनलाइन खोजना शुरू करता हूं, शायद कुछ पैटर्न मिले जो हमारे काम आए। कुछ घंटों की मेहनत के बाद राजू ने अपनी स्क्रीन घुमाई, उसका चेहरा एक अजीब सी उलझन से भरा हुआ। मैडम, अभय भाई, ये देखिए, आर के भूषण, पूरा नाम रामकृपाल भूषण, बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं बहुत सालों से। उनकी सार्वजनिक छवि बहुत साफ सुथरी है, गांवों में सड़कें बनवाना, स्कूल खुलवाना, इसी सब के लिए जाने जाते हैं। पर उसने रुककर अपनी स्क्रीन पर एक और विंडो खोली। उनकी संपत्ति की घोषणाओं को देखिए। पिछले 10 सालों की ये जिस रफ्तार से बढ़ी है, वह किसी मंत्री की तनख्वाह से मुमकिन ही नहीं। मीरा ने वह आंकड़े देखे, उनकी भौहें सिकुड़ गईं। यह ठीक वैसा ही पैटर्न है जो हमने सरस्वती एग्रो एक्सपोर्ट्स में देखा था। साफ सुथरा दिखने वाला बाहरी चेहरा और अंदर एक ऐसा तंत्र जो पैसे को कहीं और से कहीं और घुमाता रहता है, जब तक वह पूरी तरह साफ न दिखने लगे। तो मंत्री जी भी इसी खेल का हिस्सा हैं, अभय ने कहा, अपनी आवाज में एक ठंडी, भारी सच्चाई के साथ। शायद वही हैं जो इस पूरे नेटवर्क को राजनीतिक सुरक्षा देते हैं, जमीन देते हैं, पुलिस को दूर रखते हैं। और शायद, मीरा ने धीरे से जोड़ा, अपनी आवाज में एक नई आशंका के साथ, शायद वही वजह है कि हमारी हर कोशिश हर बार ऊपर से किसी न किसी हाथ से रोकी जाती है। दुबे साहब का फोन कॉल, विक्रांत जी को दिल्ली बुलाना, यह सब शायद इसी आदमी के इशारे पर हो रहा हो, या फिर उससे भी ऊपर किसी के इशारे पर जिससे यह आदमी खुद जुड़ा हुआ है। एक भारी खामोशी कमरे में छा गई, हर कोई इस जानकारी के वजन को महसूस करते हुए। अगर यह सच था तो उनकी लड़ाई अब सिर्फ एक भगोड़े जासूस की या एक तस्करी नेटवर्क की नहीं रह गई थी। यह राज्य की सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी थी, और वहां लड़ना किसी भी आम इंसान के लिए, चाहे वह कितना भी बहादुर क्यों ना हो, बहुत खतरनाक हो सकता था। हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा, मीरा ने आखिर कहा, अपनी आवाज में एक ठोस, थकी हुई दृढ़ता के साथ। अगर हमने कोई गलत कदम उठाया, अगर मंत्री जी को भनक भी लग गई कि हम उनके करीब पहुंच रहे हैं, तो वह अपनी पूरी ताकत, पूरा प्रशासन हमारे खिलाफ खड़ा कर सकते हैं। हमें ऐसे सबूत चाहिए जो इतने पुख्ता हों कि कोई भी राजनीतिक ताकत उन्हें दबा ना सके।
अगले कुछ दिन टीम ने बहुत सावधानी से काम किया, हर कदम को कई बार तौलते हुए। राजू ने आरती लारा के भूषण के बैंक खातों, उनकी कंपनियों, उनके करीबी लोगों की एक पूरी फाइल तैयार करनी शुरू की, जबकि मीरा ने अपने पुराने संपर्कों से बहुत गुप्त रूप से यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या इस मंत्री के खिलाफ पहले भी कभी कोई जांच शुरू हुई थी, और अगर हुई तो वह कहां जाकर दब गई। अभय इस बीच उस डायरी को बार बार पढ़ता रहा, हर एंट्री को समझने की कोशिश करते हुए, यह उम्मीद करते हुए कि शायद कहीं कोई ऐसा सुराग छुपा हो जो सीधे सूत्रधार तक या उसके नेटवर्क के किसी और बड़े नाम तक ले जाए। एक शाम जब सब लोग दफ्तर में इकट्ठा थे, राजू ने अचानक अपनी स्क्रीन से नजरें उठाईं। उसका चेहरा हैरानी से भरा हुआ। मैडम, अभय भाई, ये देखिए, मैंने अभी अभी मंत्री जी के हाल के कार्यक्रमों की लिस्ट देखी, उनकी पब्लिक अपॉइंटमेंट्स की, और उसने रुककर अपनी स्क्रीन को घुमाया। अगले हफ्ते वह एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, यहीं पटना में, एक नए अस्पताल का उद्घाटन। और सबसे दिलचस्प बात, इस कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी होगी, क्योंकि उसने एक और तस्वीर दिखाई, क्योंकि इस कार्यक्रम में एक और बहुत बड़ा मेहमान भी आएगा, कोई विदेशी डेलीगेशन जिसका कोई नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। अभय की आंखों में एक चमक आई। एक विदेशी डेलीगेशन, अनजान पहचान, इतनी कड़ी सुरक्षा के साथ आना, ठीक उसी वक्त जब हमें पता चला है कि नेटवर्क नेपाल शिफ्ट हो रहा है। यह इत्तेफाक नहीं हो सकता। मीरा ने भी वह जानकारी ध्यान से देखी। उनके चेहरे पर एक नई सतर्कता उभर आई। अगर यह वाकई कोई महत्वपूर्ण मुलाकात है, नेटवर्क के किसी बड़े हिस्से से जुड़ी हुई, तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है, या फिर एक बहुत बड़ा जाल भी। हमें वहां मौजूद रहना होगा, अभय ने कहा, किसी न किसी तरह, चाहे बाहर से ही सही। यह खतरनाक होगा, मीरा ने कहा। इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच अगर किसी को शक हुआ, हमें जोखिम उठाना होगा, अभय ने कहा, अपनी आवाज में एक नई दृढ़ता के साथ। अगर सूत्रधार सच में इस कार्यक्रम में किसी रूप में मौजूद रहेगा, तो यह शायद हमारा सबसे बड़ा मौका होगा उसे पहचानने का, उसे कमजोर पकड़ने का। तभी मीरा का फोन बजा, एक अनजान नंबर से, जो उन्होंने कुछ हिचकिचाहट के साथ उठाया। हेलो, दूसरी तरफ से एक आवाज आई, अपरिचित, पर उसमें एक अजीब सी नर्वस जल्दबाजी थी। मीरा किशोर जी, मेरा नाम सुरेखा है। मैं मंत्री आर के भूषण के दफ्तर में काम करती हूं, एक जूनियर क्लर्क के तौर पर। मीरा ने तुरंत फोन स्पीकर पर डाला, अपनी आवाज को यथासंभव शांत रखते हुए। बोलिए सुरेखा जी, आपने मुझे कैसे ढूंढा? मुझे एक आदमी ने आपका नंबर दिया। सुरेखा की आवाज कांप रही थी। एक आदमी जो हाल ही में मरा, बच्चू सिंह नाम का। मैं उसे जानती थी, दूर के रिश्ते से, और कुछ हफ्ते पहले उसने मुझसे संपर्क किया था। कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो मुझे यह नंबर किसी मीरा जी को दे देना और बताना कि दफ्तर में जो कुछ हो रहा है वह खतरनाक है। मीरा और अभय ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, क्या हो रहा है दफ्तर में? मीरा ने पूछा। मैडम, सुरेखा की आवाज में अब खुलकर डर आ गया। पिछले कुछ हफ्तों से मंत्री जी बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हैं। देर रात मीटिंग्स, ऐसे लोगों से मिलना जिनका कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं होता, और उस अस्पताल के उद्घाटन के लिए जो अगले हफ्ते है, उन्होंने खुद अपने हाथ से मेहमानों की लिस्ट बनाई। किसी को भी उसे देखने नहीं दिया, यहां तक कि अपने सबसे भरोसेमंद सेक्रेटरी को भी नहीं। आप हमें और क्या बता सकती हैं? अभय ने पूछा, आगे झुकते हुए। क्या आपके पास कोई कागज, कोई सबूत है? एक पल की खामोशी छाई, फिर सुरेखा की आवाज फिर से आई, इस बार और भी धीमी, डरी हुई। मेरे पास एक फाइल है जो मुझे गलती से मिल गई कुछ दिन पहले। मुझे नहीं पता उसमें क्या है, मैंने डर के मारे खोली भी नहीं ठीक से, पर उस पर लिखा है गोपनीय, केवल मंत्री जी के हाथ, और उस पर एक निशान बना है, गोल घेरे में कुछ। मुझे ठीक से समझ नहीं आया क्या। अभय की सांसें रुक गईं। धान की बाली? उसने पूछा, अपनी आवाज में एक बेचैन उम्मीद के साथ। फोन के दूसरी तरफ एक हैरान चुप्पी छाई। हाँ, सुरेखा ने कहा, हाँ बिल्कुल वैसा ही। आपको कैसे पता? आप वह फाइल हमें दे सकती हैं? मीरा ने पूछा, अपनी आवाज में एक बेताब उम्मीद छुपाते हुए। मैं डरी हुई हूं मैडम,
सुरेखा ने कहा। अगर मुझे पकड़ लिया गया तो मेरे साथ भी वही होगा जो बच्चू सिंह के साथ हुआ। पर उसकी आवाज में एक नई हिम्मत उभरी। पर मैं यह भी नहीं देख सकती कि यह सब चलता रहे। चुपचाप मुझे बताइए, कहां मिलूं, कब? मैं वो फाइल लेकर आऊंगी। मीरा ने एक जगह और वक्त तय किया, बहुत सावधानी से, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह मुलाकात किसी की नजर में न आए। फोन कटने के बाद कमरे में एक नई तेज उम्मीद की लहर दौड़ गई। अगर यह सच है, मीरा ने कहा अपनी आवाज में एक सतर्क आशा के साथ, अगर वह फाइल सच में हमें मिल जाए तो शायद हमारे पास वह सबूत होगा जो हमें चाहिए था, सीधे मंत्री के दफ्तर से, सीधे उनके अपने हाथ से। पर यह भी जाल हो सकता है, अभय ने सावधानी से कहा। अगर सूत्रधार को पता है कि हम बच्चू सिंह की डायरी तक पहुंच चुके हैं तो शायद वह हमें गलत दिशा में भेजने के लिए या हमें पकड़ने के लिए यह पूरी कहानी गढ़ रहा हो। मीरा ने सिर हिलाया, अपने भीतर के हर संदेह को तौलते हुए। यह मुमकिन है। हमें बहुत सावधानी से इस मुलाकात के लिए जाना होगा, हर एहतियात बरतते हुए, यह मानते हुए कि यह जाल भी हो सकता है। अगले दिन शाम को तय जगह पर एक पुराने कम भीड़ भाड़ वाले पार्क के कोने में मीरा और अभय दूर से राजू की निगरानी के साथ सुरेखा का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद एक घबराई हुई सादे कपड़ों में एक औरत, कोई 35-40 साल की, एक बड़े बैग को कसकर पकड़े हुए उनकी तरफ आती दिखी। मीरा जी? उसने पूछा, अपनी आवाज कांपती हुई, बार बार आस पास देखते हुए। हां, मीरा ने कहा, अपनी आवाज में एक भरोसा दिलाने वाली नरमी लाते हुए। आप सुरक्षित हैं सुरेखा जी, आराम से बात कीजिए। सुरेखा ने अपने बैग से एक मोटी फाइल निकाली, कांपते हाथों से मीरा की तरफ बढ़ाई। यह लीजिए, उसने कहा। मैंने पूरी नहीं पढ़ी, डर लग रहा था, पर जितना देखा वह बहुत डरावना है। मीरा ने फाइल खोली, उसके पन्नों को तेजी से पलटा और उनका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ता गया। अभय जी, उन्होंने कहा, आवाज कांपती हुई, ये देखिए। अभय ने फाइल में झांका और जो कुछ उसने देखा उसने उसकी सांसें रोक दी। ये सिर्फ कागजात नहीं थे, ये एक पूरी योजना थी, बहुत विस्तार से लिखी हुई, अगले हफ्ते के उस अस्पताल उद्घाटन कार्यक्रम की, जिसमें हर सुरक्षा व्यवस्था, हर मेहमान की जानकारी और सबसे डरावनी बात, एक ऐसा हिस्सा जिसमें साफ लिखा था, अंतिम चरण, पूर्ण स्थानांतरण, देश की सीमा से परे, सुरक्षित पूर्ण गोपनीयता आवश्यक। यह क्या मतलब है? राजू ने पूछा, जो अब तक दूर से आकर उनके पास पहुंच चुका था, फाइल के ऊपर से झांकते हुए। इसका मतलब है, मीरा ने कहा, अपनी आवाज में एक ठंडी भारी सच्चाई के साथ, कि यह सिर्फ एक अस्पताल का उद्घाटन नहीं है, यह वह दिन है जब सूत्रधार अपना पूरा नेटवर्क पूरी तरह हमेशा के लिए देश की सीमा से बाहर ले जाने वाला है। और अगर हमने उसे उस दिन नहीं रोका तो वह हमेशा के लिए हमारी पहुंच से बाहर निकल जाएगा। अभय ने वाक्य पूरा किया, उसकी आवाज में एक नई ठोस दृढ़ता के साथ। तभी फाइल के आखिरी पन्ने पर अभय की नजर एक चीज पर पड़ी जिसने उसके पूरे शरीर को बर्फ बना दिया। एक तस्वीर, धुंधली पर साफ पहचानी जा सकने वाली, जिसमें R.K. भूषण और वह दुबला सफेद बालों वाला आदमी जिसे उन्होंने कुछ रातों पहले फुलवारी शरीफ के गोदाम के बाहर देखा था, दोनों एक साथ खड़े थे, हाथ मिलाते हुए, और उनके पीछे कुछ धुंधला सा एक और चेहरा था जो इतनी दूर से भी अभय को अजीब तरह से जाना पहचाना लगा। मीरा जी, अभय ने कहा, अपनी उंगली उस धुंधले तीसरे चेहरे की तरफ इशारा करते हुए, उसकी आवाज में एक नई ठंडी दहशत के साथ। ये देखिए, ये चेहरा, मुझे लगता है मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है।